हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आदर्श कुपौत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हिंदू विवाह अधिनियम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है विवाह का टॉपिक। और विवाह के टॉपिक के अंदर शून्य और शून्य करनीय विवाह के बारे में हम समझने वाले हैं। कौन से विवाह शून्य होते हैं, कौन से विवाह शून्य करनीय होते हैं, और इन दोनों के अंदर क्या बेसिक अंतर है। किन विवाहों को शून्य करनीय विवाह माना जाएगा, किन्हें शून्य विवाह माना जाएगा। इनको समझने से पहले, शून्य शून्य करनीय विवाह को समझने से पहले आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 को अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि धारा 5 के अंदर जो जो विवाह की अनिवार्य शर्तें लिखी गई है, उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर शून्य और शून्य करनीय विवाहों को बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 की हमारी वीडियो नहीं देखी है, तो आपको यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर के पहले वो देख लीजिए। उससे आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। उसमें आपको शून्य और शून्य करनीय विवाह का बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शून्य और शून्य करनीय विवाह के अंदर क्या क्या अंतर है। मुख्य रूप से यहाँ शून्य और शून्य करनीय विवाह की परिभाषा कहाँ दी गई है, कहाँ ऐसा लिखा गया है कि कौन से विवाह शून्य होंगे और कौन से विवाह शून्य करनीय होंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 और धारा 12 में 11 धारा में जो है शून्य विवाह की परिभाषा दी गई है, और धारा 12 में जो है शून्य करनीय विवाह की परिभाषा दी गई है। शून्य विवाह और शून्य करनीय विवाह में क्या बेसिक अंतर होते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। शून्य विवाह की अगर बात की जाए तो शून्य विवाह जो है वो आरंभतः शून्य होते हैं। यानी कि जब वो विवाह हुआ तभी से वे विवाह शून्य, यानी कि उन्हें कभी विवाह माना ही नहीं गया है। वे शुरू से ही शून्य चले आ रहे हैं। जबकि शून्य करनीय विवाह जो होते हैं, जब उनका विवाह हुआ है तब वे विवाहित माने गए हैं, उनको एक विवाहित का दर्जा भी दिया गया है। परंतु जब उन दोनों में से कोई एक पक्षकार जाकर के कोर्ट से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करा लेता है, तब जाकर के वह शून्य हो जाते हैं। परंतु उससे पहले वो विवाहित ही माने जाते हैं। किसमें? शून्य करनीय विवाह में। जबकि शून्य विवाह में जब विवाह हुआ या जब शुरू से ही वो उसे शून्य ही माना जाता है। सेकंड बात करें तो विवाह की आधिकारिकता के बारे में, तो शून्य विवाह के अंतर्गत विवाह की आधिकारिकता कभी उत्पन्न ही नहीं हुई होती, यानी कि उन्हें कभी विवाहित माना ही नहीं गया होता है। जबकि शून्य करनीय विवाह में जब उनका विवाह हो जाता है तो उन्हें पूर्ण रूप से विवाहित मान लिया जाता है, जब तक कि दोनों में से कोई भी एक पक्षकार कोर्ट में जाकर के विवाह विच्छेद की डिक्री पारित नहीं करा देता। तब तक उन्हें पूर्ण रूप से विवाहित ही माना जाएगा, उनके अंदर वैवाहिक अधिकारिता उत्पन्न रहती है। तीसरी बात करें, अकृत के लिए न्यायालय की डिक्री पारित कराना, यानी कि विवाह विच्छेद की जो डिक्री पारित कराना होता है या उन्हें शून्य घोषित कराना होता है, तो उसके लिए क्या होता है, शून्य विवाह जो होते हैं उनमें किसी प्रकार की न्यायालय से डिक्री पारित कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है। शून्य विवाह शुरू से ही शून्य ही माने जाएंगे, उन्हें शून्य कराने की कोर्ट द्वारा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जो शून्य करणीय विवाह होते हैं, इन्हें शून्य कराने की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी एक पक्षकार द्वारा कोर्ट में जाकर के शून्य कराने की जो है डिग्री पारित करवानी होती है, तभी जाकर के इन विवाहों को शून्य माना जाएगा। इसके अलावा बात करें कि दूसरे विवाह के बारे में क्या है, यानी कि शून्य विवाह जो होते हैं, ऐसे विवाह के अंतर्गत दूसरा विवाह किया जा सकता है, कभी भी दूसरा विवाह किया जा सकता है। परंतु जो शून्य करणीय विवाह होते हैं उनमें तब तक दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता जब तक कि इनका पहले से जो विवाह हुआ है उस विवाह को शून्य घोषित नहीं करवा दिया जाता किसी कोर्ट द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री पारित नहीं की जाती, तब तक ये इनमें से कोई भी पक्षकार दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अब बात की जाए कि शून्य विवाह और शून्य करनीय विवाह में क्या पत्नी जो है भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। तो शून्य विवाह के अंदर विवाह की अगर कोई अधिकारिता उत्पन्न ही नहीं हुई है, इनका कभी विवाह माना ही नहीं गया है, तो जो पत्नी है वो आधिकारिक रूप से उसकी पत्नी मानी ही नहीं जाएगी, तो वो किसी भी प्रकार का भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं रहेगी। परंतु शून्य करनीय विवाह में जब तक उनका विवाह रहा, जब तक कि विवाह विच्छेद की डिक्री पारित नहीं हुई, तब तक उन्हें एक विवाह का आधिकारिकता के रूप में उनका विवाह माना गया। तो इस कारण से वह उसकी पत्नी हुई, तो वह अभी की दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने के बाद भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। अब नए बिल आने के बाद ये धारा चेंज हो सकती है, परंतु अभी 125 के आधार पर वो जो है भरण पोषण की डिग्री प्राप्त कर सकती है, भरण पोषण के लिए मांग कर सकती है।
ये चीजें आपको अभी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। इसके लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है शून्य विवाह, किस आधार पर शून्य विवाह होगा और किस आधार पर शून्यकर्णी विवाह होगा। उसके बाद हम इन चीजों को थोड़ा डीप में वापस देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले देख लेते हैं शून्य विवाह के बारे में। सबसे पहले धारा 5 में क्या कहा गया है? धारा 5 में विवाह की आवश्यक शर्तों को बताया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत 5 आवश्यक शर्तों को बताया गया है जो कि एक विधिमान्य विवाह के लिए आवश्यक होती है। उन 5 शर्तों को पहले आप पढ़ लीजिए। उन 5 शर्तों के आधार पर ही शून्य विवाह और शून्यकर्णी विवाह को बताया गया है कि किन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो वो शून्य विवाह होगा और किन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो वो शून्यकर्णी विवाह होगा। उन्हें हम देख लेते हैं। शून्य विवाह धारा 11 में 3 ऐसी शर्तें बताई गई है उन 5 शर्तों में से कि इन तीनों के होने पर, इन तीनों की स्थिति उत्पन्न होने पर जो है वो विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। कौन कौन सी है? विवाह के समय जीवित पति या पत्नी हो, यानी कि जब उनका विवाह किया गया, जब दो पक्षकारों ने, जिन्होंने, जब इन दोनों का विवाह हुआ तब इन दोनों में से किसी भी एक का कोई जीवित पति या पत्नी उस समय विवाह के समय था, जीवित था और उनका विवाह हो रखा था, उनका विवाह विच्छेद नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में भी अगर कोई दूसरा विवाह कर लिया गया है तो उस विवाह को शून्य विवाह माना जाएगा, यानी कि वो विधिमान्य विवाह नहीं होगा। सपिंड संबंध में, सपिंड संबंध कौन से होते हैं? पिता की ओर से 5 पीढ़ी और माता की ओर से 3 पीढ़ी। अगर पिता की ओर से 5 पीढ़ी के अंतर्गत कोई विवाह होता है या माता की ओर से 3 पीढ़ी के अंतर्गत कोई विवाह होता है तो उसे सपिंड नातेदारी में रखा जाता है और ऐसी नातेदारी में, ऐसे संबंध में विवाह नहीं हो सकते। अगर ऐसे संबंध में कोई विवाह हुए तो उन विवाहों को भी सीधा शून्य माना जाएगा। इसके बाद बात करें प्रतिषिद्ध नातेदारी। प्रतिषिद्ध नातेदारी क्या होती है? प्रतिषिद्ध नातेदारी यानी कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनमें विवाह करना मना किया गया होता है न्यायालय द्वारा, या विवाह करना, ऐसी नातेदारियों में विवाह को प्रतिषिद्ध रखा गया है। तो ऐसी ऐसी नातेदारियों में अगर कोई विवाह कर लिया जाता है तो उसे भी शून्य विवाह माना जाएगा। प्रतिषिद्ध नातेदारी और सपिंड संबंध, इन पर एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं इनको डिटेल में समझने के लिए। पर बेसिक रूप से यही है कि सपिंड संबंध यानी कि पिता की ओर से 5 पीढ़ी तक और माता की ओर से 3 पीढ़ी तक अगर कोई विवाह हुआ है तो उसे शून्य विवाह माना जाएगा। और प्रतिषिद्ध नातेदारी यानी कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं 4-5 जिनको प्रतिषिद्ध संबंध में रखा गया है और वो शून्य विवाह होते हैं, उनमें अगर कोई विवाह कर लिया जाता है तो उन विवाहों को शून्य विवाह माना जाता है। अब बात करें शून्यकर्णी विवाह। शून्यकर्णी विवाह जो है इनकी परिभाषा धारा 12 में दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में शून्यकर्णी विवाह की परिभाषा दी गई है। इसमें इन 4 चीजों को बताया गया है कि ये 4 चीजें अगर होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे विवाह को शून्यकर्णी घोषित कराया जा सकता है। शून्यकर्णी कैसे? शून्यकर्णी का अर्थ है कि विवाह के जो दोनों पक्षकार हैं उन दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार कोर्ट में जाकर के अपने विवाह को शून्य घोषित कराने की अर्जी दे सकता है और कोर्ट को यदि उचित लगता है कि तो वो उससे स्वीकार करके उस विवाह को शून्य घोषित कर सकती है। तो इसे विवाह को शून्यकर्णी विवाह कहते हैं। अब इसमें इन 4 चीजों को बताया गया है। पहली है नपुंसकता। नपुंसकता अगर किसी पुरुष में है और उनका विवाह करा दिया गया है और पत्नी चाहे तो वो इस आधार पर किसी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित कोई भी रिपोर्ट ले जा करके न्यायालय द्वारा अपने विवाह को जो है शून्य घोषित करा सकती है। दूसरी चीज, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, यानी कि जब विवाह हुआ था उस समय पति या पत्नी में से कोई एक पक्षकार जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे या वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि विवाह के लिए सहमति दे पाए, स्वतंत्र रूप से सहमति दे पाए, ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं था तो उसे जो है उस विवाह को भी शून्यकर्णी माना जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए विवाह के समय अन्य व्यक्ति से गर्भवती हो, यानी कि अगर विवाह के समय महिला जो है किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी उस समय विवाह से पूर्व और जिसकी जानकारी विवाह, जिससे विवाह हो रहा था उस व्यक्ति को नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में भी इस आधार पर शून्यकर्णीय विवाह माना जाएगा और वैसे विवाह को शून्यकर्णी माना जाएगा, उसे शून्य घोषित कराया जा सकता है। इसके बाद बात की जाए बल प्रयोग या कपट द्वारा अगर कोई विवाह किया गया है तो ऐसे विवाह को भी शून्यकर्णी विवाह माना जाएगा। ऐसे विवाह को भी न्यायालय में ले जा करके शून्य घोषित कराया जा सकता है, लेकिन इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो देख लेते हैं हम।
अगर नपुंसकता वाली बात की जाए तो इसके लिए किसी डॉक्टर की, जो मान्य डॉक्टर हो, जिसके पास डिग्री हो, उसकी किसी ऐसी रिपोर्ट को जो गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाई की जा सके, ऐसी रिपोर्ट को ले जाकर के न्यायालय में देना होगा। तभी जाकर के इस आधार पर विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, इसके लिए भी न्यायालय को पूर्ण रूप से कोई ऐसी रिपोर्ट देनी होगी जिससे पता चल सके कि उस समय जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या उसे मृत्यु के दौरे पड़ते हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो होती है उसके लिए एक रिपोर्ट देनी होगी। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा, जो मान्य डॉक्टर हो उसके द्वारा। विवाह के समय अन्य व्यक्ति से गर्भवती हो, इसमें क्या है कि इसमें कुछ कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? एक तो है कि वो जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है वो व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो, उसे इस बात का पता नहीं हो कि उसकी पत्नी जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती है। वर्तमान समय में विवाह के समय उसे पता नहीं हो, और उसे जो है 1 साल के अंतर्गत, विवाह के अंदर 1 साल के अंतर्गत, इसका पता चलने के 1 साल के अंतर्गत उसे जो है इस न्यायालय में वाद दायर करना होगा। तभी जाकर के उस विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा। 1 साल के बाद जाने पर उसका विवाह शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसे व्यक्तियों का विवाह इस अधिनियम के आने से पहले ही हो चुका है, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति था जिसका विवाह 1955 के इस अधिनियम के आने से पहले ही हो गया था, और उसमें इनमें से कोई कंडीशन बन रही थी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अधिनियम आने के बाद 1 साल का उन्हें टाइम दिया गया था, कि ये अधिनियम आने के बाद 1 साल के टाइम के अंतर्गत भी वे न्यायालय में इन किसी भी संबंध में वो वाद ला सकते हैं। इसके बाद विवाह से जो पूर्व है वो ही गर्भवती होनी चाहिए, यानी कि विवाह से पूर्व गर्भवती हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती हो, और जो उसका पति है वो इस बात से अनभिज्ञ हो। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होगी तो जाकर के शून्यकर्णी विवाह माना जाएगा ऐसे विवाह को, और फिर उसे शून्य घोषित कराया जा सकता है। अगली चीज है बल प्रयोग या कपट द्वारा अगर विवाह कराया गया है, तो इसमें भी लिमिटेशन है 1 ईयर की, यानी कि 1 साल की जो है लिमिटेशन है। 1 साल के अंतर्गत ही विवाह जो है करना होगा, और पति या पत्नी में से कोई भी इसका वाद ला सकता है। अब इन सारी कंडीशन के पढ़ने के बाद एक दो क्वेश्चन और रह जाते हैं कि क्या विवाह से पूर्व असती होना शून्यकर्णी विवाह का आधार है? क्योंकि असती के बारे में इसमें कोई नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ बताया गया कि विवाह के समय अन्य व्यक्ति से गर्भवती होना, असती की बात नहीं की गई है। और संतानों की वैधता के बारे में, अगर ऐसा विवाह कोई हो जाता है शून्य या शून्यकर्णी विवाह, और इनसे कोई संतान उत्पन्न होती है, तो उस संतान को क्या माना जाएगा, उस संतान को किस आधार पर रखा जाएगा, उसे क्या कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन से अधिकार नहीं होंगे। ये दो क्वेश्चन और बाकी रह जाते हैं, तो इन दो क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। उससे पहले इन दोनों को जो कंपैरिजन है, या इन दोनों का जो अंतर है, जो मेन अंतर है जो आपको एग्जाम में लिखना है, उन चीजों को एक बार वापस देख लेते हैं। शून्य विवाह के अंदर को क्या होता है? वारंभता शून्य होता है, यानी कि उन्हें शून्य कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनमें वैवाहिक अधिकारों की उद्भव भी नहीं हुआ होता है, जबकि ये आरंभता शून्य नहीं होते हैं। इन्हें वैवाहिक अधिकारों, वैवाहिक रूप से जो है माना जाता है, इन्हें पूर्ण रूप से वैवाहिक माना जाता है, और इनको न्यायालय की डिक्री द्वारा जो है शून्य घोषित कराना पड़ता है। इनके लिए न्यायालय की डिक्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है दूसरा विवाह तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पहले विवाह जो है शून्य नहीं हो जाए, और ये दूसरा विवाह कभी भी कर सकते हैं क्योंकि इनका पहले का विवाह माना ही नहीं गया। शून्य करनी विवाह के अंतर्गत पत्नी जो है भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होती है, परंतु शून्य शून्य करनी विवाह के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होती है, परंतु शून्य विवाह के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी पत्नी नहीं होती है। इन 5 पॉइंट को याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट है? एक तो आरंभता शून्य होने वाला, एक वैवाहिक अधिकारों की उत्पन्नता वाला, तीसरा है अकृत्यता के बारे में, यानी कि न्यायालय की डिग्री पारित करानी होती है शून्य करनी विवाह में, दूसरा है दूसरा विवाह करने के बारे में, और अगला है जो भरण पोषण का अधिकारी पत्नी किसमें होती है और किसमें नहीं। इन 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन की। इन दोनों क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो औरस संतानें है वो कौन सी होती है, दत्तक संतानें कौन सी होती है, और क्षत्रिज संतानें कौन सी होती है। इन तीनों संतानों को क्या कहते हैं, कौन कौन सी संतानें इन तीनों में आती है? आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देख लेते हैं क्या विवाह से पूर्व असती होना शून्यकर्णी विवाह का आधार है या नहीं है। अगर विवाह से पूर्व जो है स्त्री असती रही है, असती हो चुकी है, तो क्या उस विवाह को
शून्य करनी या शून्य विवाह माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इस स्थिति में जब ये क्वेश्चन न्यायालय में उठा तो न्यायालय ने इस केस में सुरजीत वर्सेस राजकुमारी 1967 पंजाब का ये केस है। इस केस में न्यायालय ने यह उत्तर दिया कि ऐसी स्थिति में जब अगर पत्नी असती है तो उस पत्नी का असती होने पर विवाह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि पत्नी अगर असती भी है तो भी विवाह न तो शून्य होगा न शून्य करनी होगा। विवाह के अंतर्गत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस विवाह को शून्य करनी नहीं माना जा सकता और न ही ऐसे विवाह को धारा 12 के अंतर्गत शून्य कराने की अपील की जा सकती है। अब बात करें संतानों की वैधता के बारे में, यानी कि इनसे अगर कोई संतान उत्पन्न हो गई, शून्य या शून्य करनी विवाह की अगर कोई शर्त हो रही है पूरी, और ऐसी स्थिति में उनसे अगर कोई संतान उत्पन्न हो गई और धारा 11 या धारा 12 के अंतर्गत उनका जो है विवाह विच्छेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन संतानों का क्या होगा, उन संतानों को क्या माना जाएगा। तो न्यायालय ने बंशीधर वर्सेस छब्बी 1967 पटना का जो एक केस है, इस केस में इस बारे में बताया। क्या बताया है? यही बताया कि ऐसी जो संतानें होंगी उन्हें मुख्य संतान के रूप में, यानी कि औरस संतान के रूप में ही माना जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल संतान होती है उसी रूप में उन संतानों को माना जाएगा, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। परंतु इसमें कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? कि वे जो संतानें होंगी वे केवल अपने माता या पिता की संपत्ति पर ही अधिकार रखेंगी, उनके परिवार वालों की संपत्ति पर या किसी नातेदारी की संपत्ति पर उनका कोई भी अधिकार नहीं होगा। केवल वे उनकी माता पिता की संपत्ति पर ही अपना अधिकार बता सकते हैं, अन्य किसी की नातेदारी की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं बता सकते। बाकी अन्य रूप से वे औरत संतान के रूप में ही मानी जाएंगी, यानी कि नॉर्मल संतान के रूप में ही उन्हें गिना जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि औरत संतान, क्षत्रिय संतान और दत्तक संतान किसे कहते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप अपना लेक्चर चाहते हैं ये भी हमें बताइए।